अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो टॉपिक है Islamic Studies, the USP of Islamic Schools, and as has been announced and advertised that this talk will be in English and Urdu, inshallah. So today we are going to discuss about the significance of the Islamic Studies subject in an Islamic school setup. So Islamic Studies subject is the USP of any school which claims to be an Islamic school. Unfortunately, this USP means the unique selling point. आपके स्कूल की खासियत क्या है? तो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट जो है वो हर इस्लामिक स्कूल की खासियत होती है, यूनिकनेस होता है। तो अनफॉर्चुनेटली दिस यूएसपी इज नेग्लेक्टेड इन मेनी इस्लामिक or limited in many Islamic schools, or in so-called Islamic schools, it is totally discarded. यानी इस्लामिक स्टडीज को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता, बस नाम के बस इस्लामिक स्कूल चल रहे हैं, लेकिन इस्लामिक स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। एजुकेटर्स, मैनेजमेंट्स as well as parents are confused and have not realized the importance of Islamic studies subject. जो एजुकेटर्स है हमारे, जो मैनेजमेंट्स हैं इस्लामिक स्कूल्स के और पेरेंट्स भी है, वो कंफ्यूज हैं और उनको इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट की अहमियत का पता नहीं। As a result, the parents have been disillusioned, and this issue has brought a bad name to Islamic. The topic we are going to discuss is Islamic studies, the USP of Islamic schools. So if you see, education is the most influential factor in the development of the society. The aims of a school are to transmit a set of beliefs, values, morals, norms, knowledge, etc. from one generation to the next one. स्कूल का एक काम होता है कि अपने जो वैल्यूज है, नॉलेज है, इल्म है, बिलीफ है, अकीदा है, ये सब एक जनरेशन से अगले जनरेशन को वो ट्रांसमिट करता है। Islamic schools also play the same role, but with an Islamic perspective. The Indian education system is a huge one with thousands of schools and universities. And since the last 20 years or so, we have been witnessing a trend of Islamic schools. अगर आप देखेंगे 15-20 साल पहले तो इस्लामिक स्कूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, चंद इस्लामिक स्कूल्स होंगे, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से अगर आप देखेंगे तो हर जगह इस्लामिक स्कूल्स खुल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है। और एक ट्रेंड है, एक फैशन हो गया है इस्लामिक स्कूल्स। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, वी आर स्टिल behind other communities like the Jain community, like the Hindu community, the Christian community, the convent school. We are way behind as regards the quantity as well as the quality of our schools. हमारे स्कूल इतने इस्लामिक स्कूल खुलने के बावजूद भी हम और बहुत सारे स्कूल खुलना चाहिए। हमारे इस्लाम मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स की जरूरत और भी है, और क्वालिटी स्कूल्स की भी जरूरत। We need many more well-organized schools with better infrastructure, better teachers, better management. अब प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज जो सब्जेक्ट है इस्लामिक स्कूल्स में। वो क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 12-15 सालों से इस्लामिक एजुकेशन में हूँ, इस्लामिक स्कूल्स में कंसल्टिंग करता हूँ, इस्लामिक स्कूल्स में इस्लामिक स्टडीज सिखाता हूँ। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्कूल्स, चंद स्कूल्स को छोड़ के तकरीबन 80% इस्लामिक स्कूल्स जो अपने आप को कहते हैं इस्लामिक स्कूल्स, वो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देते।
बस नाम का एक सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज। तो इसका ये जो प्रॉब्लम है, इससे जो नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सम स्कूल्स इन द नेम ऑफ इस्लामिक स्टडीज they teach children Quranic, Arabic, some duas, way of offering salah, memorization of the Quran. स्कूल्स जो है, बहुत सारे स्कूल इस्लामिक स्टडीज के नाम पे अलिफ बा ता सिखाते हैं, मुफस्सल कुरान, कुरान की कुछ छोटी आयतें याद करवाते हैं, नमाज का तरीका बताते हैं, कुछ दुआएं सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड, कोई इसमें गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें एक रेगुलर मदरसे में भी हो सकती है। तो एक फुल फ्लेज्ड इस्लामिक स्कूल की जरूरत क्या है? अगर आप देखेंगे कि इस्लामिक स्कूल, एक स्कूल खोलने की जो प्रॉब्लम्स है, so much effort has to be put in to run a full-fledged Islamic, so much finance, so many hassles. So why is the need for a full-fledged Islamic school? अगर हमको बस थोड़ा बहुत अलीफ बा ता ही सिखाना था, कुछ दुआएं सिखानी थी, कुछ नमाज का तरीका ही बताना था, तो मदरसा काफी था। इस्लामिक स्कूल्स खोलने की क्या जरूरत? तो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एक रेगुलर स्कूल में और एक इस्लामिक स्कूल में। क्या डिफरेंस डिफरेंस है कि द डिफरेंस, द यूनिकनेस ऑफ इस्लामिक स्कूल इज द इम्पार्टिंग ऑफ इस्लामिक नॉलेज। द डिफरेंस, द यूनिकनेस ऑफ इस्लामिक स्कूल is the imparting of Islamic knowledge, that is the study of the Quran and Sunnah, in addition to academic knowledge. You may call it Quran studies, Diniyat, Islamic studies, whatever you call it. This subject, Islamic studies, is the USP of any Islamic, any school which claims to be an Islamic school. This is the USP. What is USP? USP is unique selling proposition or unique selling point. USP is what you have that your competitors don't have. यूएसपी का मतलब है कि हमारे पास जो खासियत है, ऐसी खासियत है जो दूसरे स्कूल्स में नहीं है। तो इस्लामिक स्कूल की खासियत क्या है? इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट। और अफसोस की बात है कि जैसे मैंने कहा कि यही सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया गया। इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट जो है कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्कूल्स इस्लामिक स्टडीज के नाम पे अलीफ बा ता सिखाते हैं, कुछ दुआएं सिखाते हैं, कुछ कुरान याद करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, नमाज का तरीका सिखाते हैं। लेकिन इस्लामिक स्टडीज अगर आप देखेंगे, इट इज अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव एंड अ वर्सटाइल सब्जेक्ट। इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियादी बातें हैं, अकीदा है, फिक्र है, कुरान स्टडीज, हदीस स्टडीज, सीरा ऑफ द प्रोफेट, सीरा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रोफेट, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, दुआज, मॉरल्स एंड मैनर्स इन इस्लाम, एक्सेट्रा। तो ये जो पैकेज है इस्लामिक स्टडीज का, ये असल में इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट। लेकिन हम बहुत सारे हमारे इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट ये समझ नहीं पाए हैं, या फिर इसका इम्पोर्टेंस रियलाइज नहीं कर रहे, या फिर जाने अनजाने में इसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक? और इस वजह से बहुत सारे इस्लामिक स्कूल्स का जो हमको जो रिजल्ट चाहिए, हमको जो गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम स्टूडेंट्स चाहिए, हमको जो लीडर्स चाहिए, हमको जो डायनामिक पर्सनालिटीज चाहिए मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम यूथ में, वो हमको नहीं मिल रहा। तो सारा जो एफर्ट है इस्लामिक स्कूल खोलने में, वो कहीं ना कहीं जाके वेस्ट हो रहा है। तो ये जो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट है, इट इज अ वेल प्लान्ड, holistically developed and professionally prepared Islamic studies subject. This subject makes an impact on the students. It achieves the desired result. It makes the child dynamic, proactive, and a true contributor to the society. Islamic studies subject can develop children into leaders and productive Muslims. This comprehensive Islamic studies subject is what should be aimed at by the management, Islamic educators, teachers and parents. तो ऐसा इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा टारगेट होना चाहिए।
Muslim school management, Islamic educators, टीचर्स, पेरेंट्स इस इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को, इस तरह के इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को फोकस करना है. Now we can see the benefits of Islamic education. What are the benefits? See, learning the obligatory knowledge of the religion is compulsory on everyone. तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली. अभी ये जो दीन का इल्म है, it helps us to discriminate between what is lawful and what is unlawful. हमें पता चलता है अगर दीन का इल्म हो हमको सही तरीके से, तो हलाल हराम में तमीज करना हम सीख सकते हैं. हमें पता चलता है what is valid and what is invalid, what is accepted and what is rejected. With the knowledge of the religion, one knows how to speak, what to speak, what reason one is speaking. One also knows when to remain silent, and we also know how to buy, how to sell, how to deal with day-to-day problems, how to conduct a business contract, a marriage contract. तो ये दीन का इल्म जब हम हासिल करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको पता चलती है. हमको जो डे टू डे प्रॉब्लम्स है वो हम लोग फेस करते हैं. वो हम लोग जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, उससे वो पता चलता है. हमारे पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करे, हमारे नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करे, ये सारी चीजें हमें दीन के इल्म से पता चलती. नाउ सम पीपल मे से why to learn Islamic studies, Indian Islamic. Some people may say we can read the translation of the Quran at home, we can read books on various topics, we can attend dars, we can watch lectures on YouTube. Why to attend an Islamic school? Why to attend? Why to learn Islamic studies in a classroom setup? Now, if you see, if you obtain knowledge from YouTube lectures, from attending some lectures, reading some books at home, this can be less effective as far as understanding, comprehending, and retention is concerned. हम ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, ज्यादा कॉम्प्रहेंड नहीं कर सकते, ज्यादा रिटेन नहीं कर सकते, नॉलेज जो है रिटेंशन नहीं कर सकते, यानी हमें ज्यादा याद नहीं रहेगा. और इसका एक ये भी असर है कि अगर हम क्लासरूम सेटअप पे इस्लामिक स्टडीज नहीं पढ़ रहे हैं तो हम उसको दूसरों तक कन्वे नहीं कर सकते, यानी हमने जो सीखा है वो दूसरों को बताने में भी प्रॉब्लम्स होती है. So, the systematic understanding of a topic, the continuous inputs, series of explanation on the topic is not there. घर पे आप इस्लामिक स्टडीज पढ़ेंगे तो ये सब ग्रेड वाइज सीरीज अंडरस्टैंड, ये लेक्चर्स टॉपिक बाय टॉपिक, लेक्चर बाय लेक्चर, सब्जेक्ट one from one topic to another topic in a series, ये सब नहीं रहता. The end result is not so fruitful. का रिजल्ट ठीक नहीं रहता. लेकिन अगर आप इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट एक क्लासरूम सेटअप में पढ़ेंगे, यानी एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ेंगे, तो ये जो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट है, इट सिस्टमाइजेस एंड डेवलप्स इस्लामिक नॉलेज इन सीक्वेंस, इन अ सीरीज, grade wise, in an age appropriate manner, so that the understanding and retention is much deeper. It also gives in-depth knowledge of a certain topic taken from various tafasirs and scholarly works with contemporary examples, so that it becomes easy to learn, understand, retain, and convey the knowledge. अगर हम इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट इस्लामिक स्कूल में पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, डीपर अंडरस्टैंडिंग आती है, हम उसको ज्यादा रिटेन कर सकते हैं, ज्यादा याद रहता है नॉलेज. और जो टॉपिक डिस्कस हो रहे हैं वो ग्रेड वाइज हो रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट मैनर, यानी उम्र के हिसाब से, बच्चे के उम्र के हिसाब से वो डिस्कशन हो रहा है क्लास में. फिर वेरियस तफासिर, वेरियस सोर्सेस ऑफ नॉलेज से टीचर जो है आपको बता रहा है इस्लामिक स्टडीज के बारे में, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें होती है क्लासरूम सेटअप. नाउ knowledge is best gained through books, notes, and regular.
The books and the notes helps to organize the knowledge. For those who say we can obtain knowledge by just watching videos on YouTube, attending lectures, etc. Yes, we can. But the knowledge is scattered. You need to be involved in a study course wherein a teacher and ustad is teaching systematically so that you gain maximum benefit. Therefore, a school which does not have a comprehensive, age-appropriate and systematic Islamic studies subject cannot fulfill the objective of an Islamic. एक इस्लामिक स्कूल अगर उसके पास एक डेवलप तैयार किया हुआ इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट नहीं है तो वो इस्लामिक स्कूल के मकसद को हल नहीं कर सकते। इस्लामिक स्कूल के जो मकासद है, जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, वो पूरे नहीं हो। इतना इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट के। ऐसे नहीं कि सिर्फ बुक्स, अगर आप देखेंगे इस्लामिक स्टडीज के बुक्स अच्छे हो तो अच्छा हो गया, टीचर्स अच्छे हो तो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट अच्छा है, नहीं, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। The first important aspect of Islamic studies is the teacher. He or she, that is the teacher, is the link between knowledge and the student. It is more preferable that the management of the school should see that the teachers are chosen wisely, provided good salaries, they are groomed, they are trained, they are taken care of, they are not left at the mercy of the appointed caretakers. तो मैनेजमेंट का काम है कि टीचर अच्छे टीचर्स अपॉइंट करे, क्वालिटी टीचर्स को अच्छी सैलरी दे। होता यह है कि सब में जो कम सैलरी पे काम करने वाले जो इस्लामिक स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो इस्लामिक स्टडीज के टीचर, बस कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी किसी को भी जो थोड़ा बहुत सिखा सकता है उसको अपॉइंट कर देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ वेरी हार्मफुल। उसके बाद आता है सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक स्टडीज, कंटेंट, द बुक्स। Authentic textbooks based on the Quran and Sunnah should be used to teach Islamic studies. Authentic books होने चाहिए, colorful textbooks होने चाहिए, अच्छे textbooks होने चाहिए। For example, we have Darus Salam Publications, मौलाना अब्दुल अजीज इस्लामिक स्टडीज बुक्स हैं, फिर IOU इस्लामिक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, फिर अबू आमिना बिलाल फिलिप्स के इस्लामिक स्टडीज बुक्स हैं, बुक नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फिर गुडवर्ड बुक्स हैं, फिर आई लव इस्लाम सीरीज है। बहुत सारे ऑथेंटिक पब्लिकेशंस हैं जो हम जिसके बुक्स हमको इस्तेमाल करने चाहिए हमारे इस्लामिक स्कूल्स। फिर होता यह है कि इस्लामिक स्कूल्स जो है इस्लामिक स्टडीज के नाम पे कुछ नोट्स देते हैं, कुछ प्रिंटेड नोट्स देते हैं या फिर कुछ लिखवाते हैं। उनके पास एक ऑथेंटिक और एक कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट बुक्स नहीं होती। मैंने बात किया एक बहुत सारे एक बड़ी स्कूल के मैनेजर से और मैंने पूछा कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते हैं, तो उसने कहा कि हमारे पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है, बस हम कुछ नोट्स देते हैं बच्चों को। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, रियली शॉक्ड। इतनी बड़ी स्कूल है लेकिन उनके पास इस्लामिक स्टडीज टेक्स्ट बुक्स नहीं। इससे पता चलता है कि इस्लामिक स्टडीज के बारे में स्कूल जो है वो सीरियस। फिर तीसरा एस्पेक्ट है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट का, ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ इस्लामिक स्टडीज। हमें कहीं से भी नहीं लेना चाहिए किताबें, कोई भी किताब, कोई भी पब्लिकेशन, बस बल्कि हमको चेक करनी चाहिए कि वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट। नाउ दिस इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट टेक्स फ्रॉम ऑथेंटिक एंड established sources so that the students obtain only authentic knowledge based on the Quran and Sunnah. In what was related by Imam Muslim, Imam Ibn Sirin Rahimullah said, this knowledge is part of the religion. So look thoroughly at whomever you take the religion from. तो हमें जो है दीन का जब नॉलेज की बात आती है तो हमें ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए किताबों की, ऑथर्स की, और फिर ही हमको हम सेलेक्ट कर सकते हैं।
नाउ अगर हम देखेंगे कि अगर हम डॉक्टर चूज करते हैं, हमें कुछ किसी आदमी को बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाना है, तो वो डॉक्टर को जांचेगा कौन सा डॉक्टर अच्छा है। अगर हमको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो हम कितने बार चेक करते हैं कि कोई कौन सी यूनिवर्सिटी सब में अच्छी है ना, कितने हम चेक करते हैं। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है, तो इस्लाम के इल्म की बात आती है, तो हम बहुत ही कैजुअल हो जाते हैं। इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट के लिए जब भी मैनेजमेंट इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट बुक चुनता है, तो उसको ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए, ऑथेंटिक बुक्स चूज करना चाहिए। Now, fourth aspect of Islamic studies subject in an Islamic school is very important, the school management. स्कूल का मैनेजमेंट जो है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट के लिए बहुत ही important. School management's appreciation for Islamic studies is the fourth aspect of Islamic studies. The amount of appreciation and the seriousness the management has for Islamic studies is crucial. The lectures allotted for Islamic studies in a week, the selection of teachers, the salary paid to Islamic studies teachers, the assessment criteria, the examinations, the selection of quality Islamic studies textbooks, arranging tarbiyah activities, etc., are done by the school management. तो ये इस्लामिक स्टडीज एक सक्सेसफुल इस्लामिक स्टडीज एजुकेशन अगर स्कूल में हो रहा है, तो फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट को इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट की कदर करनी चाहिए, उसको सीरियसनेस होना चाहिए, एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। बस यूं ही इस्लामिक स्कूल है, इस्लामिक स्टडीज के नाम पे कुछ भी सिखा देंगे, तो ये पेरेंट्स के साथ धोखा है। और मैंने बहुत सारी स्कूल्स में देखा है ये कि इस्लामिक स्टडीज के नाम पे जो पैम्पलेट्स पे ब्रोशर्स पे इतने बड़ी एडवर्टाइज होती है कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट एंड दिस एंड दैट, लेकिन अगर असल में देखेंगे तो इस्लामिक स्टडीज के नाम पे जो है पेरेंट्स को, बच्चों को धोखा मिल, इट इज अ क्लियर कट डिसेप्शन। अभी हम देखते हैं द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्कूल जो है अलीफ बा ता सिखाते हैं, कुरान की कुछ दुआएं याद कराते हैं, कुरान की कुछ सूरतें कराते हैं, दुआएं याद कराते हैं, नमाज का तरीका सिखाते हैं, और बस कहते हैं कि हाँ हो गया इस्लाम। तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारे पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते कि ये जो है उनके साथ धोखा हो रहा है इस्लामिक स्टडीज के नाम पे, इस्लामिक स्कूल्स के नाम पे। तो एक इस्लामिक स्टडीज, जैसे कि मैंने कहा कि एक कॉम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट, तो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो किन चीजों से इस्लामिक स्टडीज बनता है? तो पहला है अकीदा, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की बुनियादी बातें, इस्लाम का अकीदा। अकीदा इज द फाउंडेशन ऑफ अ दीन। इस्लामिक बिलीफ क्या होना चाहिए, अल्लाह के बारे में हमारा क्या तस्वुर होना चाहिए, कुरान के बारे में हमें क्या इल्म होना चाहिए, द करेक्ट बिलीफ वी शुड हैव रिगार्डिंग अ दीन। ओके, तो अकीदा की बुक्स जो है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम की बुक्स जो है, ये इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट में आते हैं। दूसरी चीजें जो आती है वो कुरान स्टडीज है। कुरान स्टडीज में आता है ट्रांसलेशन ऑफ शॉर्ट सूराज ऑफ द कुरान। ओके, आखिरी के 15-20 सूरतों का जो ट्रांसलेशन है बच्चों को बताया जाता है। बच्चों को जो है कुछ सूरतें जो है 20, कम से कम 20 सूरतें जो है, छोटी सूरतें याद कराई जाती है। उलूमुल कुरान थोड़े हायर ग्रेड्स में, जैसे कि 8, 9, 10 वगैरह, या फिर 11, 12 में उलूमुल कुरान सिखाया जाता है। यानी एक बहुत अच्छी किताब है उसूल अत-तफसीर। उसूल अत-तफसीर बाय अबू अमीना बिलाल फिलिप्स इज वन वेरी गुड बुक टू टीच द उलूमुल कुरान, how the Quran was revealed, how was it preserved, how was it compiled, the different readings of the Quran, the rules of doing the tafsir of the Quran। ये सारी चीजें जो है उसूल तफसीर बाय अबू अमीना बिलाल फिलिप्स, बहुत अच्छी किताब है। ये हर इस्लामिक स्कूल में होनी, मेरे हिसाब से जो है उसूल तफसीर हर इस्लामिक स्कूल में होना चाहिए। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है हदीस स्टडी। इसमें आता है रीडिंग स्मॉल हदीस, okay? Memorizing short hadiths suitable for children। One very good book is again by Abu Amina Bilal Phillips, Usul al Hadith, how the hadith were compiled,
how the hadiths were, preserved, how the hadiths were collected by the hadith collectors like Imam Bukhari, Imam Muslim, etc. How they came down to us. What is the sanad, the matn, the text, the chain of narrator, everything in this book, Usul al-Hadith. It gives a clear picture of Hadith methodology. That Sahih Hadith, Daif Hadith, Marfu Hadith, Hasan, what are these? Everything is mentioned in Usul al-Hadith. Even this book should be in an Islamic school, but Islamic schools do not care for quality Islamic education. That is a fact. They care for their offices, their infrastructure, their classroom, school bags, etc., everything, uniforms. But what they don't care is about the teachers, the quality teachers, and quality education. Unfortunately, most of them, if not all, have become commercialized. Commercial तरीके से सोच और पेरेंट्स को, लोगों को, मुस्लिम उम्मा को और खास करके मुस्लिम बच्चों को हमारे जो है वो एक तरह का धोखा दे रहे हैं। दिस इज अ डिसेप्शन। चौथा जो कंपोनेंट है इस्लामिक स्टडीज का वो है फिक्ह स्टडीज, द नॉलेज ऑफ द शरिया, हराम, हलाल, हाउ फिक्ह वाज डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड the way we find it today. Another very good book by Abu Amina Bilal Phillips again is Evolution of Fiqh. Okay, it provides in-depth knowledge of the fiqh issues. Okay, fiqh is application of the Quran and Hadith. The chapters of Usul al-Fiqh, evolution of fiqh, significance of the four major schools of thought, what is ijma, what is qiyas, everything you learn in evolution of fiqh. Even this should be a part of the Islamic school library and Islamic school, Islamic studies in an Islamic school. So the fifth component of Islamic studies is Seerah of the Prophet. One very good book, one of the best book, Seerah book is Ar-Rahiq al-Maktum. In English, it is the sealed nectar, the biography of the Prophet. No Islamic school should be without this. इस किताब की स्टडी हर स्कूल में होना चाहिए, इस्लामिक स्कूल में होना चाहिए. Although from higher grades, maybe from grade 6, grade 7, you should start this book, Ar-Rahiq al-Maktum. If it is not there, take it down from me, write it down that your Islamic school, whichever Islamic school who does not teach Seerah of the Prophet is, not serious about Islamic education. Now, Seerah of the companions of the Prophet. Even this is the component. Sixth component is Seerah of the Sahaba, the students of the Prophet. The Prophet said, the best generation is my generation. That is the generation of the Sahaba. The best generation is my generation, then the next, then the next. So we have to learn about the best generation. Then seventh component, very important, which is again neglected, is history of Islam. History of Islam is not taught in almost any Islamic. The book is, one of the book is History of Islam by Abdul Majid Daryabadi. We have other books, comprehensive short history books, Islamic history books. You can learn about the inspiring incidents and legendary heroes of Islam. Today, our students know about the sports stars, the film stars, when they were born, what they studied, what is their next project, what is the, they follow their fashion, etc. But they don't know about the heroes of Islam. Okay? So, if you teach the history of Islam, it will be the best thing you can do for your Islamic school. The students can learn about the Umayyad dynasty, the Abbasid dynasty, the Ottoman Empire, Salahuddin Ayyubi, Muhammad al-Fatih, Umar ibn Abdul Aziz, Khalid ibn al-Walid, so many things, so many heroes. But unfortunately, history of Islam is not taught in almost any Islam. The eighth aspect of Islamic studies subject is morals and manners. Again, we have books of Darus Salam Publications, authentic books, very good books. One very good book on this topic is the Book of Manners.
The Book of Manners, compiled by Fuad ibn Abdul Aziz, Darussalam Publications. The Book of Manners, compiled by Fuad ibn Abdul Aziz, Darussalam Publications. So all these components make an Islamic studies subject. आपके इस्लामिक स्कूल में ये सारे इस्लामिक स्टडीज जो सब्जेक्ट है, ये सारे कंपोनेंट्स होना चाहिए. पेरेंट्स का भी काम है, पेरेंट्स को भी वेल अवेयर होना चाहिए कि अगर कोई स्कूल, उनके बच्चे की जो स्कूल है इस्लामिक स्कूल, अगर वो क्लेम कर रही है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट सिखा रहे हैं, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है ये सब चेक करना चाहिए. पेरेंट्स का काम है और टीचर्स का काम है कि वो दे शुड गेट सीरियस अबाउट टीचिंग इस्लामिक स्टडीज, क्योंकि इस्लामिक स्टडीज एक कोर सब्जेक्ट नहीं है. यानी आगे चल के कोई बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड है या सीबीएसई है या आईजीसीएसई है या आईसीएसई है, ये बोर्ड्स में ये एक ग्रेडिंग सब्जेक्ट नहीं. तो इंटरेस्ट जो है बच्चों का और पेरेंट्स का भी आगे चल के कम हो जाता है. तो ये टीचर्स का काम है कि इंटरेस्ट बच्चों का कायम रखे, उसको सीरियसली ले, क्योंकि हम अगर इस्लामिक स्कूल में सिखा रहे हैं तो सब में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस्लामिक स्टडीज. ये मान के चलो, अगर कोई स्कूल, कोई मैनेजमेंट अगर ये नहीं मान रहा है कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर आउटवर्डली बाहरी तौर पर से मान रहा है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट, पेरेंट्स को बता रहे हैं इस्लामिक स्टडीज ये वो, लेकिन अगर रियली सीरियस नहीं है तो ये बहुत नुकसान वाली बात. तो एक डिलेमा है पेरेंट्स में, एजुकेटर्स में, मैनेजमेंट में, कि ये क्या है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट, कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कितना ज्यादा सिखाना चाहिए. तो जैसे कि मैंने कहा कि रियल अप्रिसिएशन और सीरियसनेस इस्लामिक स्टडीज के बारे में नहीं, पेरेंट्स से भी नहीं है, टीचर्स का भी नहीं है, न ही मैनेजमेंट का है. इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट एंड मेनी अ टाइम वर्स देन अदर सब्जेक्ट. इस्लामिक स्टडीज जो सब्जेक्ट है वो आम सब्जेक्ट के जैसा उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और कई बार जो है आम सब्जेक्ट से कम इम्पोर्टेंस, उससे भी ज्यादा, यानी इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को सबसे कम दर्जा मिलता है. अगर किसी टीचर को मैथ्स या साइंस सिखाने के लिए लेक्चर्स कम पड़ रहे, तो कौन सा लेना है, इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को आप ले लो, इस्लामिक स्टडीज की पढ़ाई जाने. तो ये बहुत ही गलत बात. दिस केयरलेसनेस एंड लेजीनेस in teaching Islamic studies should be rectified. Otherwise, the claims of providing quality Islamic education are nothing but hollow promises and deception. अगर इस्लामिक स्टडीज के बारे में कोई मैनेजमेंट सीरियस नहीं है, तो उनका जो क्लेम है क्वालिटी इस्लामिक एजुकेशन हम देंगे, तो वो एक खोखला प्रॉमिस है, खोखला वादा है, झूठ है, डिसेप्शन है, धोखा है. तो मैनेजमेंट, teachers should wake up to address this issue. Teachers should get serious to teach this subject. They should learn more about Islamic studies. They should get professional help. They should update themselves, you know, technologically. And in every aspect, we should update. The teachers should update themselves. Parents, the role of the parents is very important. They should check Islamic studies subject in the schools and discuss the shortcomings of this subject with the management. मैं बहुत कम बार ऐसे देखा हूँ पेरेंट्स को, बहुत कम पेरेंट्स को देखा हूँ जो इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट को के बारे में फिक्रमंद है. बहुत सारे पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स जो है, अगर मैथ्स में बच्चा कम स्कोर करता है तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, साइंस में अगर कम मार्क्स ले रहा है तो उसके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं, क्लास टीचर को मिलते हैं, सुपरवाइजर को मिलते हैं. लेकिन बहुत बहुत कम पेरेंट्स, अफसोस की बात है, इस्लामिक स्टडीज के बारे में कभी सुपरवाइजर्स को या फिर टीचर्स को मिलते हैं. तो पेरेंट्स का भी रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉक, द एम ऑफ दिस टॉक, ये टॉक का जो मकसद है, इट इज टू मेक द इस्लामिक एजुकेटर्स, टीचर्स, मैनेजमेंट एंड पेरेंट्स realize the significance and structure of Islamic studies subject in an Islamic. A well developed,
Islamic studies subject taught by quality teachers, mentored efficiently by the management, and cared for the parents can prove to be the game changer, can prove to be an amazing experience for all and provide fruitful results. This would really help in making our children good practicing Muslims, responsible citizens of the society, and the leaders of the Ummah, inshallah. तो इतना इम्पोर्टेंट है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट। ये जो मेरा आज का जो टॉक है, कंटेंट है, ये मैं इंशाल्लाह एक ब्लॉग के तौर पे मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द पब्लिश करने वाला हूँ। तो मैं ये ब्लॉग का भी आप वेट कीजिए, इंशाल्लाह ब्लॉग एक रिटन फॉर्मेट में आपके पास आएगा। तो सभी से अपील है, रिक्वेस्ट है, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट से, इस्लामिक स्कूल टीचर्स से, इस्लामिक स्कूल पेरेंट्स से कि इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट पे ध्यान के। सब में इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट, सब में वर्सेटाइल, सब में कॉम्प्रहेंसिव, सब में बड़ा, सब में ऑल इंक्लूसिव। जैसे कि मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए, क्वालिटी टीचर्स होनी चाहिए। ये सारा अगर हम ध्यान रखेंगे तो इंशाल्लाह इस्लामिक स्कूल के जो मकासद हैं वो इंशाल्लाह पूरे। तो ये था एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन इस्लामिक स्कूल्स के बारे में। अगर कोई सवाल है किसी को तो सवाल पूछ। अगर इस टॉपिक पे किसी को सवाल है इस्लामिक स्टडीज सब्जेक्ट के बारे में। You can have a short question and answer session about Islamic studies. Okay, I have given a short presentation on the significance, the structure of Islamic studies subject in an Islamic school. If anyone of you has any question, please raise your hand, inshallah, and you can ask your question or you can comment if you have any. If you have to say anything about Islamic studies subject, as you have observed in Islamic schools, you can comment. अगर कोई सवाल है इस्लामिक स्टडीज। अस्सलाम वालेकुम, कोई सवाल नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह हम लोग ये सेशन यहाँ एंड करते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि हमारे इस्लामिक स्कूल्स और बड़े और ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमको मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।